हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डिजिटल ट्रेडर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे करंट अफेयर के सेशन में एक और सेशन जो आज का रहने वाला है। आज के पूरे दिन यानी कि 6 तारीख के पूरे दिन के जो आज न्यूज़ हम कवर अप करने वाले हैं, जो कि 7 तारीख को आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और इसमें हम प्रत्येक दिन शुरुआत जैसे करते हैं करंट अफेयर को राष्ट्रीय समाचार से, तो उससे पहले आज हम जो जानकारी लेने वाले हैं, सबसे पहले कि आज के जो करंट अफेयर में हमारे यानी 6 तारीख के जो करंट अफेयर में आज होने वाले हैं वो क्या क्या है, उसके टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अथर्ववेद ओरिजिन के बारे में होगी। उसके बाद जो हम दूसरे पॉइंट पे है यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में है। स्टेट ऑफ इक्वालिटी के बारे में, रिपब्लिक डे परेड जो कि 2022 में हुआ था उसके बारे में भी, और विंटर ओलंपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम प्रतिदिन से शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचार से, तो आज भी हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय समाचार से। तो सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार में हम लेंगे भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। ठीक है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी 2022 को बीजिंग चीन में शुरू हो गया है। जो शुरुआत हो गया 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। उद्घाटन समारोह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक स्तर के बहिष्कार की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय अधिकारी उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। हालांकि देश ने अपने एक एथलीट आरिफ खान यानी स्कीयर हैं को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा है। बहिष्कार के पीछे का क्या कारण है, तो इसमें सबसे पहले जो हम कारण के बारे में जानेंगे, तो एक चीनी सैनिक क्यूई फैबाओ को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुना है, जो जून 2020 को गलवान की घाटी में शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। उसके साथ साथ कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक की मौत हो गई थी। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए जो प्रतीक रखा गया, शीतकालीन सपना रखा गया है। शीतकालीन सपना 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए जो मोटो है बिंग ड्वेन है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक नारा जो है एक साथ एक साझा भविष्य के लिए। अब बात करते हैं, जैसा कि हम ऊपर पॉइंट में बता चुके हैं, गणतंत्र दिवस के परेड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बारे में हम जो जानते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, जो कि हमारे झांकी गणतंत्र दिवस पर दिखाए जाते हैं, उसको लेकर के 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम था। 26 जनवरी 2022 को परेड दिवस में कुल 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश ने हिस्सा लिया था। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने यानी क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को मिला, जबकि तीसरे स्थान जो है मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियां और SHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला है। आगे जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य यानी संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को सम्मान समर्पित की है। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। प्रतिमा का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्रबीज समारोह का हिस्सा है, जो भक्ति संत की चल रही 1000वीं जयंती समारोह है। कार्यक्रम के दौरान संत के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। मूर्ति पंचलोहा से बनी है, जो 5 धातुओं सोना चांदी तांबा पीतल जस्ता का संयोजन है। यह दुनिया में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातुओं की मूर्तियों में से एक है। 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर लगाई गई है, जिसे भद्रवेदी कहा जाता है। इमारत के फर्श एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथों, एक थिएटर, एक शैक्षणिक गैलरी के लिए समर्पित है, जो श्री रामानुजाचार्य के कार्यों का विवरण देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम जानकारी लेंगे 4 नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
कार्यभार संभालने की यह नियुक्ति जो है पश्चिमी और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। नाटो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखता है, लेकिन 62 वर्षीय प्रशिक्षित अर्थशास्त्री श्री स्टोल्टेनबर्ग ने जोर देकर कहा कि वह अक्टूबर में अपने कार्यकाल के अंत तक नाटो महासचिव के रूप में बने रहेंगे। नॉर्वे का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करता है, लेकिन देश के विशाल संप्रभु धन कोष का प्रबंधन भी करता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। नाटो की स्थापना के बारे में जानते हैं तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्थापित है नाटो का मुख्यालय। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति की बातें करते हैं तो भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक यानी CGA नियुक्त किया है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक यानी CGA का अतिरिक्त भार संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। उन्हें दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। दीपक दास को हटा करके सोनाली सिंह को बनाया गया है। सोनाली सिंह भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ICAS की 1987 बैच की अधिकारी हैं। अक्टूबर 2019 में अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त महासचिव के रूप में भी काम किया है। राहुल भाटिया बने इंडिगो के नए प्रबंधक। कम लागत वाले भारतीय एयरलाइन इंडिगो कम लागत वाले हैं। अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया है। यह इंडिगो के पहले MD हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनो जयदत्ता इंडिगो के CEO हैं। निदेशक मंडल अपनी बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भाटिया की तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। इंडिगो दिसंबर तिमाही के लिए 130 करोड़ रुपए में शुद्ध लाभ के साथ काले रंग में वापस आ गई। एयरलाइन द्वारा लगातार तिमाहियों की एक श्रृंखला के लिए नुकसान दर्ज करने के बाद लाभ आया। इंडिगो की स्थापना की बात करें 2005 में हुआ था। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है। JNU के कुलपति M जगदीश कुमार बने UGC के नए अध्यक्ष। भारत सरकार ने JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति, जो कि इसके मतलब सीनियर M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर DP सिन्हा को 65 वर्ष की आयु में प्राप्त करने पर इस्तीफा देने के बाद UGC अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 से खाली था। उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी। किनकी? प्रोफेसर DP सिंह की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का स्थापना 1956 में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय UGC का मुख्यालय जो है हमारे पास दिल्ली में यानी नई दिल्ली में है। बैंक रिपोर्ट की बात करें तो CMIE रिपोर्ट जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI का फुल फॉर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेज़ी से गिरकर 6.57% हो गई है। यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के लिए उच्च स्तर 7.91% हो गई, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। CMIE मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है, जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में कार्य करती है। राज्य के अनुसार ले तो यहाँ पर तेलंगाना में जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी 0.7% दर्ज की गई है। इसके बाद गुजरात में 1.2%, मेघालय में 1.5%, उड़ीसा में 1.8% और कर्नाटक में 2.9%।
राज्य अनुसार बातें करें तो जनवरी 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक 23.4% बेरोजगारी दर देखी गई। इसके साथ साथ राजस्थान में 18.9%, त्रिपुरा में 17.1%, जम्मू कश्मीर में 15% और दिल्ली में 14.1% की जानकारी ली गई है। पुस्तक लेख की बात करें तो नवदीप सिंह गिल की किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन। ठीक है। खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। यानी कि नवदीप सिंह ने नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बुक लिखे हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह जोहल ने लेखक और उनके परिवार के सदस्यों के मौजूदगी में किया। पुस्तक के 62 पेज हैं। 72 पेज का ये पुस्तक है। नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर के टोक्यो ओलंपिक तक के जीवन के इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में रंगीन तस्वीरों के साथ विभिन्न अध्यायों में उनके खेल के तकनीकी कई पुरस्कारों और समकालीनों को बहुत उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। ग्राफिक उपन्यास उपन्यास है अथर्व। द ओरिजिन से MS धोनी का पहला लुक जारी। विरजू स्टूडियोज ने मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपने आगामी ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन का मोशन पोस्टर जारी किया है। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया। अथर्व के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को अर्जित किया गया, जबकि अथर्व द ओरिजिन एक नोबेल पुरस्कार है। ठीक है। मोशन पोस्टर में धोनी की तरफ से दिखने वाली धोनी है, जो प्रशंसक अथर्व के दुनिया की एक झलक देती है और साथ ही एक सुपर हीरो के रूप में उनके पहले लुक की झलक भी दिखाते हैं। रमेश थमिलमनी द्वारा लिखित ग्राफिक उपन्यास में 150 से अधिक सजीव चित्रण है, जो मनोरंजक, रसपूर्ण तथा कथा प्रस्तुत करते हैं। इसे विंसेंट आदिकलराज और अशोक मनोर ने प्रोड्यूस किया है। कथित तौर पर निर्माता उपन्यास पर आधारित एक वेब सीरीज बनाने की भी योजना बना रहे हैं। निधन की बात करें तो वयोवृद्ध अभिनेता और निर्माता रमेश देव का निधन हो गया है। मराठी और हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने वाले प्रमुख फिल्म व्यक्ति रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कई दशकों में ने अपने करियर के दौरान बहुआयामी फिल्म व्यक्तित्व ने कई टेक्नोलॉजी शो और विज्ञापनों में काम करने